नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ एक्सक्लूसिव में। हमारे साथ जुड़े हैं टाइटन के सीईओ अजय चावला। अजय नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और आपको 10वीं बुटीक खोले जाने पर बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ से जहाँ तक जोया की बात है, जो कि आपका लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। मुझे भी खुशी है कि मैं आज आपके साथ CNBC पे बात कर रहा हूँ। ये हमारी 10वीं बुटीक है जोया की। अगर आप 220 में जाएंगे तो हमने अपनी चौथी बुटीक जोया की खोली थी और अभी ये 10वीं है। पिछले 4 सालों में बहुत सारे नए बुटीक्स खुले हैं और अभी आगे जाकर हमारा ये प्लान है कि इस साल जो हमारा 15वां साल है जोया का, उसमें हमें 15वीं बुटीक भी खोलनी है। तो वो अभी वक्त है, इस साल में शायद हो जाएगा। प्लान्स तो हैं और पाइपलाइन में हैं बहुत सारे बुटीक्स, लेकिन आगे जाकर अगर आप 2-3 साल का टाइमलाइन देखेंगे तो 15 से 20 बुटीक तक जाने की गुंजाइश है जोया में। ओके अजय, साथ ही साथ अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो लग्जरी ज्वेलरी एज अ सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं? कितनी बढ़त देखने को मिली है? एंड विद इन दैट अगर हम जोया की ग्रोथ देखें तो किस तरह की है? एक्चुअली लग्जरी ज्वेलरी मार्केट बहुत छोटा है। हमारे हिसाब से हाई एंड ज्वेलरी नहीं, लग्जरी मतलब जहाँ पर कस्टमर प्रीमियम देते हैं डिज़ाइन के लिए या मटेरियल ऑथेंटिसिटी के लिए या रेयर स्टोन्स के लिए, बहुत छोटी है अभी। तो टोटल ज्वेलरी मार्केट के हिसाब से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। उसमें शायद 1 या 2% होगी, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ जो हो रही है 30% CAGR से हो रही है और आगे जाकर भी हमारा अंदाज़ है कि 25 to 30%, 25 से 30% की CAGR ग्रोथ अगले 3 साल तक चलनी चाहिए। उसमें जोया ब्रांड जो हमारी है, हम पिछले 4 साल में लगभग 40% CAGR ग्रोथ दी है और आगे जाकर भी हमारा प्लान ये है कि हम यही 30 या 40% की ग्रोथ बरकरार रखें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है क्योंकि अब लग्जरी मार्केट जो है अब बहुत छोटा है और उसमें ग्रोथ होने की बहुत हेडरूम है। फेयर पॉइंट। अजय, अगर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। आपने कोई इसका इम्पैक्ट सेल्स पे आता हुआ देखा है? और साथ ही साथ वाइल ऑफ कोर्स गोल्ड ज्वेलरी अपने आप में एक मार्केट है, लेकिन डायमंड का सेगमेंट, एमरल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, यहाँ पर किस तरह का पेनिट्रेशन फिलहाल है? गोल्ड के अलावा डायमंड्स, प्रेशियस कलर स्टोन्स और इंटरनेशनली देखेंगे तो पर्ल्स की भी बहुत ट्रेंड चल रही है। इंडिया में ज़्यादा करके डायमंड्स और प्रेशियस कलर स्टोन्स की अच्छी ट्रेंड चल रही है इस वक्त। और जोया में हमने हमेशा ये जो प्रेशियस कलर स्टोन्स हैं, चाहे सफ़ायर, रूबी या एमरल्ड या और सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी हैं, उस पर हमने बहुत ख़ास तरीके से फोकस किया है। उसमें स्पेशल कट्स दिए हैं या स्पेशल पेटेंटेड डिज़ाइन किए हैं और इस कलर स्टोन को सेलिब्रेट उसको एकदम ख़ास तरीके से शोकेस करना, यह जोया की खासियत है। तो इसका आज बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है और जोया एक बहुत अनोखे जगह पर है जो इस ट्रेंड को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल हो जाए, और ये ज्वेलरी ओवरऑल मार्केट सेगमेंट के तौर पर है, काफ़ी सारी नई लिस्टिंग्स हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यहाँ पर हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर को अब आगे जाते हुए? आई थिंक ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो उसका नज़रिया है आज बहुत बदला हुआ है। पिछले 4-5 साल में बहुत ग्रोथ हुई है ज्वेलरी में और बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर आ चुके हैं। उसकी वजह से अटेंशन काफ़ी है और मेरे हिसाब से और भी प्लेयर्स आएंगे। अभी तो कुछ प्लेयर्स रेडी हैं एंटर करने के लिए, और भी नए प्लेयर्स आएंगे और जो एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वह भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। तो ओवरऑल सेक्टर में बहुत गर्मी है अगर देखा जाए।
लोगों को लगता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से कम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और वक्त लग जाएगा जब तक नए प्लेयर्स अपने आप को प्रॉफिटेबली इस्टेब्लिश कर सकें। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे बड़े होते जाएंगे, यस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, लेकिन नए ब्रांड्स को एटलीस्ट 5 से 6 साल लग जाते हैं जब तक वो अपने आप को एक प्रॉफिटेबल प्ले में देख सकें। लेकिन यस, ज्वेलरी सेक्टर इस वक्त काफ़ी गर्मी में है, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं और आने वाले हैं और इसमें हमें एक्साइटमेंट दिखती जाएगी। अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है क्योंकि चॉइस बढ़ जाता है और अच्छे ब्रांड जो हैं वो अपने आप शाइन करेंगे, क्योंकि बहुत क्राउड होने से अच्छे ब्रांड्स की कदर बढ़ जाती है। राइट अजय, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली जो लग्जरी सेगमेंट है ज्वेलरी का, वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 30 to 40%। और जैसे अजय कह रहे हैं कि नए प्लेयर्स, नए बड़े प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में और आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे CEF ग्रुप के फाउंडर एंड CEO मनिंदर सिंह नायर, उनसे करेंगे बातचीत। CEF ग्रुप के फाउंडर एंड CEO मनिंदर सिंह नायर हैं। मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अगर एग्री की बात की जाए, और क्योंकि अब FM भी यहाँ पर काफ़ी सारे सेगमेंट सेक्टर से मिल रही हैं, एग्रीकल्चर में आपको क्या लगता है किन नई नीतियों की ज़रूरत है? सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमें जो इंक्लूजन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर है, विच इज लाइक मेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव एंड क्योर मेजर्स एज पर द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसानों की ट्रेनिंग, उनकी एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है उसकी डिजिटलाइजेशन और वो सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम है आज की डेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? क्या वो मौसम है, बुआई है, बीज है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहली प्रायोरिटी तो डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो वो है क्रॉप मैपिंग की, कि हम जहाँ पे जो क्रॉप कर रहे हैं अभी उसकी वहाँ पे क्या वैल्यू है, क्या फ्यूचर है और हमें वहाँ पे एक्चुअल में क्या करना चाहिए पूरे साल, नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक क्रॉप प्लान करते हैं तो उसमें जो पानी लगाने की चीज़ है, जो बुआई की चीज़ है, जो राइट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एट द राइट प्लेसेस ओनली रादर देन यूज़ ऑफ एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास मॉनिटर्ड हों, डेटा बैक्ड हों, तो वी कैन सेव लॉट ऑफ इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर्स और कीड़ा भी कम लगेगा और फसल भी अच्छी आएगी। मनिंदर जी, साथ ही साथ ऑफ कोर्स हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशंस अब दिल्ली में गर्माती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मिशंस तो काफी सारे तय किए जाते हैं, फंड एलोकेशन में देरी हो जाती है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उनकी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारा वो पैसा ट्रेनिंग के ऊपर खर्चते हैं। अब जिस देश में 70% जो व्यवसाय है वो किसानी से जुड़ा है डायरेक्टली, उस देश में अगर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग किसानी के क्षेत्र में एटलीस्ट 20-25% ऑफ द टोटल एलोकेटेड फंड नहीं हो रही, तो वी नीड टू रियली रीथिंक अबाउट हाउ एंड वेयर वी आर स्पेंडिंग ऑल दिस मनी। तो अगर हम किसानों के ऊपर स्किल डेवलपमेंट और किसानों के ऊपर आधुनिक ट्रेनिंग जो है और टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर पैसा खर्चेंगे, तो उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट ही हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छे हो। जी, ये तो ऑफ कोर्स नीतियों की बात हुई और एलोकेशंस की, लेकिन जहां तक पब्लिक और प्राइवेट सपोर्ट है यहाँ पर किसानों को लेकर, आपको लगता है उस पर भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी? देखिए, प्राइवेट ट्रेड को स्पीड और मोमेंटम और सप्लाई चेन, ये सब चीजें बैलेंस करनी है, क्योंकि आपको पता है डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई होनी भी जरूरी है। और जब आप कोई भी ट्रांजिशन करते हैं केमिकल से ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से नेचुरल में, तो उसमें बीच में कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ पीछे बैठ के सोचना पड़ता है, कोई नई चीज करनी पड़ती है। और वो जो चेंज है, उस चेंज का अभी हमारी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्ट पेस इकोनॉमी में समय नहीं निकल पा रहा है। तो वो चेंज को कैसे हमें इनिशिएट करना है और उस चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फार्मिंग, दिस इज समथिंग व्हिच रियली नीड्स टू बी थॉट ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी प्रॉपर वे। अदरवाइज किसान का नुकसान हो गया तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन और डिले हो जाएगा।
जी हाँ, और वो यहाँ पर एक काफ़ी लाउड वॉइसेस में नॉइसेस में हमने बनता हुआ देखा भी है। मनिंदर, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, और आशा यही है कि जो पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं लगातार आपसे भी और बाकी हमारे एक्सपर्ट से भी सरकार उनके ऊपर ध्यान देगी, क्योंकि 70% डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है एज अ तबका, और नए स्किल डेवलपमेंट्स, नए इनकम अपॉर्चुनिटीज़ रूरल में कैसे मुहैया कराए जाएँ, आशा है उसके ऊपर यहाँ पर ज़रूर सुनने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।